हो और रीट के अंदर भी यदि अपन बात करें लेवल जो क्या आता है 1 आता है। और चाहे अपन वो बात करें किसके बारे में, सेकंड ग्रेड, और चाहे अपन वो बात करें किसके बारे में, रीट लेवल 2 के बारे में। तो इसके अंदर यदि अपन बात करें तो अपना राजस्थान सामान्य अध्ययन का बहुत बड़ा पार्ट रहता है। और राजस्थान सामान्य अध्ययन का मतलब बेटा जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज की यदि अपन बात करें तो क्या कहा जाता है, इसके भी आगे कितने पार्ट आ जाते हैं, तो 3 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं। और 3 पार्ट की यदि अपन बात करें, सबसे बड़ा पोर्शन आता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो आ जाता है राजस्थान का भूगोल, जिसमें अपन जिले, संभाग, आकृति, आकार कैसा राजस्थान का है, यानी अपने राजस्थान का जितना भी बेटा भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में अपन जानकारी जुटाते हैं। फिर अपन बात करें तो एक पार्ट रहता है अपने पास कौन सा, राजस्थान इतिहास। और राजस्थान इतिहास के साथ साथ ही एक और विषय रहता है इससे जुड़ा हुआ ही, जिसे अपन क्या कह देते हैं, तो जिसे कहा जाता है राजस्थान कला व संस्कृति कहा जाता है। राजस्थान की कला व संस्कृति कहते हैं। ये आपके चाहे वो रीट परी की बात करें, चाहे वो रीट मेंस की बात करें अपन, क्योंकि 2 पेपर होंगे आपके। बाकी अभी देखो जो भी जब भर्ती आती है वो क्या उसका अपने पेपर का पैटर्न रहता है, तो वो तो तब की बात है जो नोटिफिकेशन में आएगा। लेकिन उससे पहले की जो अब तक की घटनाक्रम है, जो अब तक की अपने पास एविडेंस है इस भर्ती परीक्षा के, उसमें यदि अपन बात करें तो बड़े बेटा मेजर 3 पार्ट रहते हैं इसमें। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान इतिहास की। यदि अपन चर्चा करें इसके अंदर, ये जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का पार्ट है, इसमें जब अपन इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के साथ साथ 30% क्या पढ़ा जाता है, कला संस्कृति पढ़ी जाती है। और जब अपन कला संस्कृति पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अपन 30% क्या पढ़ा जाता है, इतिहास पढ़ा जाता है। यानी इतिहास और संस्कृति के अंदर माँ और मौसी का रिश्ता होता है। एक तो अपनी माँ होती है और एक अपनी क्या होती है, मौसी होती है। अब जो माँ की रिश्तेदारी होती है वही पीयर में मौसी की भी होती है ना। तो इसका तात्पर्य है कि जब बेटा इतिहास पढ़ेंगे उस समय साथ में अपन किसको पढ़ेंगे, कल्चर को पढ़ेंगे। और जब कल्चर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अपन इतिहास यानी हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। और कुछ चीजें भूगोल की भी इतिहास में, भूगोल वाली इतिहास वाली बेटा भूगोल में भी आती है। चलो अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो अपन बात करेंगे किसके ऊपर, राजस्थान इतिहास के ऊपर। और राजस्थान इतिहास की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे सामान्य परिचय राजस्थान इतिहास। तो राजस्थान यदि इतिहास की बात की जाए, राजस्थान का मतलब तो बेटा अपने स्टेट का नाम है, राज्य का नाम है। अब राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, कब पड़ा, ये सारी की सारी चर्चा अपन डिटेल में करने वाले हैं। अपन बात करें इसके बारे में तो इतिहास क्या होता है, तो इसका यदि संधि विच्छेद कर दिया जाए तो क्या रहता है, इति प्लस हरास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इति प्लस हरास कहा जाता है। और इति का मतलब क्या होता है, ऐसी घटना। क्या कहा जाता है, ऐसी घटना। और हरास का मतलब क्या होता है, घटित होना। यानी हमारे साथ एक पल, एक क्षण, एक सेकंड पहले जो भी घटना घटित हो जाती है उसका वर्णन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब जैसे आज आपकी 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे जो आपके इस कोचिंग प्रांगण में बेटा आपकी क्लास हो चुकी है, इतिहास की हुई या पॉलिटी की हुई या साइको की हुई, तो ये आपके जीवन के साथ एक क्या घटित हो चुकी है, एक घटना घटित हो चुकी है। ये अपने जीवन के साथ जो घटना घटित हो गई, ये अपने जीवन का क्या हो गया, इतिहास हो गया। अब राजस्थान में जो भी घटना घटित हुई, क्योंकि राजस्थान जो बेटा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जिलों की संख्या कितनी है इसमें, तो जिलों की संख्या टोटल कितनी है वर्तमान, एक बार तो 85,
लेकिन जो भी आगे का रणनीति रहती है अपने मुख्यमंत्री जी की, वो बाद की बात करेंगे। अब जैसे अपन ने ये बात पढ़ी कि अतीत की घटनाओं का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और एक, जैसे अपने पास आ जाता है बेटा विक्रम संवत, क्या कहा जाता है, विक्रम संवत कहा जाता है। और एक अपने पास आता है ईसवी सन, क्या कहा जाता है, एक तो आ जाता है विक्रम संवत, एक आ जाता है ईसवी सन, और एक क्वेश्चन अपने पास आता है शक संवत का। किसका आता है, शक संवत का। और फिर अपन आगे चलते हैं। अपन बात करें विक्रम संवत का मतलब क्या होता है कि बेटा जैसे अपन बात करें विश्व का सबसे बड़ा जो धर्म होता है उसे क्या कहा जाता है, ईसाई धर्म को माना जाता है। यानी विश्व में, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार स्टैटिक जीके का आ जाता है जनरली, कि विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म है वो कौन सा धर्म है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म है वह किसको मानते हैं अपन, तो वह मानते हैं बेटा किसको, ईसाई धर्म को माना जाता है। अब ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, ईसाई धर्म के जो क्या थे, प्रवर्तक थे, उनको क्या कहा जाता है, तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे उसे कहा जाता है ईसा मसीह है। क्या कहते हैं अपन, ईसा मसीह कहा जाता है। अब ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस दिन बेटा तारीख यानी क्या रखी गई, शून्य अंक माना गया। और कोई भी अपन यदि कोई गिनती शुरू करते हैं या कोई भी अपन चीज को शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है, शून्य से शुरुआत। ऐसे तो नहीं कि सीधा 10 से शुरुआत कर लेते अपन, नहीं, 0 से हीरो की ओर चलते हैं। अब जैसे इनका जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर 1 ईस्वी, इसी दिन बेटा ईस्वी सन का क्या हो गया, प्रारंभ माना जाता है। किसका प्रारंभ हुआ था, आरंभ और प्रारंभ दो शब्द होते हैं। आप बताओ, आप तो हिंदी के हो। अरे तो फिर क्या है, अपन बीएड वीड करके आए हैं तो इतना तो पता ही होता है। एनीवन, कोई भी आरंभ और प्रारंभ में अंतर, कोई बात नहीं, कोई भी बता दो। हाँ भाई साहब, पीछे किसके हो आप, अच्छा सर इंग्लिश में मन कौन है, मेरा गाँव नहीं कौन हो बेटा। हाँ आप बताओ, आप भी इंग्लिश के हो, अच्छा चलो ये तो बात ठीक है। आप क्या होता है आरंभ, एक तो शब्द होता है अपने पास प्रारंभ और एक होता है बेटा आरंभ। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं, क्या इनका अर्थ अलग अलग है, अच्छा, और प्रारंभ फिर पढ़ी होगी इतनी तो हिंदी बीएसटीसी में, संधि संधि अरे सारी चीजें पढ़ूड़ी ही। हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने बताया भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा काम जो बिल्कुल शून्य से शुरू होता है, जैसे आज आपकी बिल्कुल यहां से मैंने क्लास शुरू कर दी तो ये क्या होगी, आरंभ होगी। अब जैसे कुछ 2 मिनट का ब्रेक देके फिर अपन शुरू करेंगे, वो क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। हालांकि अपन लिखते हैं उस शब्द को प्रारंभ ही है, हमेशा अपन यही करते हैं कि उसने ये कार्य प्रारंभ करवा दिया, लेकिन नहीं, जो शुद्ध शब्द है वो क्या बोला जाएगा, कार्य का आरंभ होना। क्या बोला जाएगा, आरंभ होना। अब जैसे ही अपन बात करें यहां पर और क्या बताया जाता है कि ईस्वी सन का प्रारंभ हो गया, और जैसे प्रारंभ हुआ ईस्वी सन का, अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100 500 600 1000 1500 ईस्वी आया, फिर 2000 ईस्वी आया, और फिर 2000 के बाद 2021 2022 फिर 2024 आया, 2024 की 8 जुलाई आई, आप इस कोचिंग में आए। समझ में आ गई बात। यानी ये 0 से प्रारंभ होकर और अब वर्तमान में क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। अब यहां पर क्या लिखते हैं अपन, बताओ, ईस्वी लिखा जाता है या विक्रम संवत लिखा जाता है या शक संवत लिखा जाता है, ईस्वी सन लिखा जाता है। कहीं पर भी अपन देखें तो वहां पर क्या शब्द आता है, सर कई बार ऐसा दे दिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा शासक बताओ जिसे हल्दी घाटी का शेर कहते हैं, वीर शिरोमणि जगत मेवाड़ केसरी, और किसको कहा जाता है, स्वाभिमानी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। बताया जाता है कि कभी कभी महाराणा प्रताप का स्वप्न भी आ जाता था ना, किसको, मुगल बादशाह अकबर को, तो उसकी रूह कांप उठती थी। बहुत प्रबल इच्छा थी मुगल बादशाह अकबर की महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की, लेकिन वो कभी सपना पूरा नहीं हो पाया था। वो क्या कारण थे क्या नहीं थे, तो अपन बिल्कुल सारी चर्चा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आया था एक बार परीक्षा में कि ऐसा शासक बताओ राजस्थान का जिसका जन्म
जिसकी मृत्यु 1597 ईस्वी और जिसका जन्म विक्रम संवत 1597 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन थे महाराणा प्रताप? क्योंकि उनकी मृत्यु तो 1597 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही और सटीक बात, लेकिन उनका जो जन्म था तब विक्रम संवत भी क्या था? 1597 था। अभी समझ में आने वाली बात। अब जैसे ईसा मसीह के जो जन्म से पहले, यानी पहले को क्या कहते हैं अपन? बिफोर आफ्टर। हाँ बिल्कुल सही बात। और बेटा यहां पर अपन बात करें जन्म से जो पहले यानी पूर्व की घटना है उसको तो क्या लिखा जाता है? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी क्या कह दिया जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है उसे क्या कहा जाता है? जैसे मैं माना कि ईसा मसीह है, वो नहीं मानना है। अब इधर क्या है? जन्म से पहले की घटना है और इधर क्या है? जन्म के बाद की घटना है। अब अपन बात करें, जब भी किसी संख्या के आगे बेटा ईस्वी आ जाएगा तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसका मतलब है कि इनका जो प्रारंभ है, जो वर्तमान में बात की जा रही है, तो वो किसकी बात की रही है? ईसा मसीह के जन्म से बाद की घटना है। और जैसे यहां पर ईसा पूर्व आ जाएगा तो वहां पर क्या लिखा जाएगा? इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। ये बात समझ में आ गई। अब जो विक्रम संवत था ये यहां पर प्रारंभ हुआ। कहां पर प्रारंभ हो गया? यानी 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया। जब ईसवी सन प्रारंभ हुआ, यहां पर किसका आरंभ हुआ था? यदि अपन बात करें तो ईसवी सन का आरंभ हुआ। अब जैसे ईसवी सन का आरंभ हुआ तो विक्रम संवत, जब ईसवी सन का आरंभ हुआ तो उस समय कितने साल की आयु थी विक्रम संवत की? अब विक्रम संवत हो गया बड़ा भाई, ईसवी सन हो गया छोटा भाई। अब आप बताओ, जिस दिन अपना जन्म हुआ और अपने बड़े भाई साहब विक्रम संवत की आयु कितनी थी? 57 साल थी। अपनी जिस दिन आयु हो जाएगी 10 साल, उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 67 साल। फिर अपनी जैसे आयु 100 साल हुई तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 157, 157। और जैसे अपनी आयु 2000 साल होगी उसकी आयु कितनी होगी? 2057। जैसे अपनी आयु होगी 2024 और उसकी आयु कितनी होगी? 7 और 4 कितने होते हैं? 11। और अपने बात करें 5 2 7 और उसकी आयु कितनी होगी? 2081 होगी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो विक्रम संवत है वो ईसवी सन से कितने वर्ष आगे रहता है? 57 वर्ष आगे रहते हैं। अब सर क्यों रहता है आगे? तो बेटा ये 57 वर्ष क्या हो गया था? इसका आरंभ पहले हो गया था। अब अपने भाई साहब हैं, कोई दो ही भाई हैं, एक तो ईसवी सन है और एक क्या है? विक्रम संवत है। ईसवी सन का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन विक्रम संवत की आयु कितनी थी? 57 वर्ष थी। जिस दिन ईसवी सन 1000 वर्ष का हुआ तो उसकी आयु 1057। और जिस दिन 2000 का हुआ तो उसकी आयु 2057। और जिस दिन 2024 साल का हो गया, यहां देखो आगे बात समझ में। अब वो क्वेश्चन कैसे था? क्योंकि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वह जन्म हुआ था कब? 1540 ईस्वी। समझ में आ गई बात। अब पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे इसमें? सर अपने को कुछ भी नहीं करना, 57 क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। 5 और 4 9 और 1500 क्या आ गया अपने पास? विक्रम संवत आ गया ना। अब जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी उस दिन सन कौन सा था फिर? 1597 ईस्वी था। देखो ऐसा सौभाग्य बना था। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ऐसा शासक बताओ जिनका जन्म विक्रम संवत 1597 को और जिनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। तो बेटा कौन से आए थे? महाराणा प्रताप आए थे। रही बात शक संवत की, अब ये तो हो गया 57 साल पहले, तो ये 57 साल क्या रहेगा? ईस्वी सन से आगे रहेगा। जबकि ये जो है शक संवत, इसका आरंभ हुआ जब बेटा यहां ईस्वी सन का प्रारंभ हो चुका था और ईस्वी की आयु कितनी थी उस समय? 78 साल की आयु थी। जिस दिन ईस्वी सन का जन्म हुआ उस दिन विक्रम संवत की आयु तो कितनी थी? 57 साल। आगे देखो एक बार को, जैसे एक आया अपने पास बेटा क्या?
विक्रम संवत जो विक्रमादित्य के काल में प्रारंभ हुआ। बस यही मामला हार्ड है, इसके बाद आसान ही आसान है। फिर दूसरा आ गया अपने पास, क्या आ गया, ईसवी सन। और तीसरा अपने पास क्या आ गया, शक संवत आ जाता है। तीनों बात समझ में आई नहीं आई? 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई। पहले तो 2 को समझा अपन ने कंपैरिजन, अब 3 है। इसका जब जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ 0 को, इसका जन्म यहां हो गया 57 ईसा। मैंने पहले ही बता दिया कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है उसको किस में लिखेंगे अपन, ईसा पूर्व में लिखेंगे। अब जैसे ईसवी सन प्रारंभ हुआ और ईसवी यहां पर हो गया था 78 ईसवी, भाई यहां पर अपन ईसा पूर्व लिखेंगे ईसवी लिखेंगे, पहले ये बताओ। ईसवी लिखेंगे। जिस दिन इसका यहां पर ये 78 साल का था, ईसवी सन, यानी सन कौन सा चल रहा था उस समय, 78 ईसवी चल रहा था। और उस दिन कौन सा कैलेंडर प्रारंभ हुआ था अपने पास? अब एक बात बताओ मेरे को, हूं जिससे पूछूं वही आप बताओ कि अब ईसवी सन आगे रहेगा या शक संवत इससे आगे रहेगा? कितने वर्ष आगे रहेगा? 78 वर्ष आगे रहेगा। बिल्कुल राइट बात। जिस दिन, क्योंकि इनका ये आरंभ हुए थे तो उस दिन ये ऑलरेडी कितने वर्ष आयु ले चुका था। अब यदि पूछ लिया जाए कि शक संवत से विक्रम संवत कितने वर्ष आगे रहेगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, गणित का काम है, देखते हैं कितनी गणित अच्छी है। ज्यादा नहीं, देखो 78 यहां है, 57 यहां है। विक्रम संवत जब यहां पहुंचा तो कितने वर्ष पहुंचा लेकर? 57 लेकर पहुंचा। अब इसको पकड़ने के लिए और कितने वर्ष आगे जाना पड़ेगा? 78 वर्ष आगे जाना पड़ेगा ना। तो शक संवत जो है वो विक्रम संवत से कितने वर्ष पीछे रहता है? 100 यानी कितने हो गए? 57 और 78, 7 और 8 15, 5 और 7 12, 135। यहां तक कहानी समझ में आई? मैं पुनः बोल रहा हूं कि जो बेटा विक्रम संवत होता है वो हमेशा 57 वर्ष क्या रहता है? आगे रहता है। ज्यादा शक संवत से क्वेश्चन नहीं आता, अपने आता है विक्रम संवत और ईसवी सन से। लेकिन अपने तीनों को कंपैरिजन करके पढ़ लिया, क्योंकि विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वो कब से हुआ था? यदि अपन बात करें तो 57 ईसा पूर्व में। ईसवी सन का आरंभ कब हुआ? 0 ईस्वी को हुआ। और बेटा शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आगे देखो, अब अपन बात करें, जैसे एक क्वेश्चन आता है अपने पास शिलालेख। क्या क्वेश्चन आता है? शिलालेख। और एक क्वेश्चन आता है अपने पास ताम्रलेख। इसका यदि संधि विच्छेद कर दिया जाए तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कहा जाता है? शिला प्लस लेख। यही होता है संधि विच्छेद इसका। अपन क्या होगा और क्या होगा? यदि अपन बात करें शिला प्लस लेख, और शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। और लेख का मतलब यहां पर क्या करना है? लेखन कार्य। किसी भी राजा की उपलब्धि को या किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि को या उसके जीवन को जब पत्थर पर उदीकरण कर दिया जाता है तो उसे बेटा क्या कहते हैं? अब सर पत्थरों का प्रयोग क्यों किया जाता था प्राचीन में? तो आप बताओ, जब अपन मतलब प्राथमिक शिक्षा अपन ने ग्रहण की प्राइमरी स्कूल में, तो क्या अपने पास ऐसे बोर्ड थे क्या? अपने को तो मास्टर जी वो चौक से पढ़ाया करते थे, श्यामपट होता था। अक्सर जानते होगे, बीएड और बीएसटीसी करके आए हो, क्योंकि ट्रेनिंग लगती है टीपी वाली। बिल्कुल आज भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो टाइम सही था जब अपने पास एक तो तख्ती होती थी, एक बर्ता होता था। तख्ती लिखने के काम तो कम आती थी और सुरक्षा के काम थोड़ा ज़्यादा आती थी, स्पेशल पुरुष वर्ग। और वो बर्ते जो लिखने के काम तो कम लेते थे अपने, और पेट भरपाई के काम ज़्यादा ये वाला वर्ग। हाँ अभी भी खाते हैं बिल्कुल। उस टाइम में बात करें तो अपने पास बेटा जी इंक, पेन, पेंसिल, पेन मिल जाता, पेन मिल जाता तो ऐसे मतलब अपने राजा बन जाते थे कि हाँ आज तो पेन है मांकन। लेकिन आज तो बेटा 3-4 साल था ही। तो पहली बात तो अपने वाले टाइम में बात करें तो 5 वर्ष जब होता नहीं था बच्चा, तब तक तो पहली कच्ची में प्रवेश नहीं होता था। और आजकल तो बेटा 1.5 साल 2 साल को टाबू हुई नहीं बिन स्कूल में भेज दें। अरे 2-3 साल तो रे नर्सरी में, प्री नर्सरी में, 3 नर्सरी में, फिर सीधा 1 में, 2 में, 3 में, ऐसे होता है। और हमारे वाले टाइम में, या हो सकता है आप वाले टाइम में भी ऐसा ही था, यदि मतलब राजकीय स्कूलों में या अपन बात करें वहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, तो वहाँ पर तो क्या होता था, सीधा 15 दिन तो पहली कच्ची में रखते थे।
और फिर सीधा ही पहली पक्की में और दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं पास, ऐसे होता था। और अब यदि बात करें अपन ताम्र लेख की, ताम्र का मतलब बेटा क्या होता है? तांबा। तांबे पर किसी भी कार्य को यदि उत्कीर्ण करवा दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? ताम्र लेख कहा जाएगा। बेटा मैंने अभी बातें आपको 4 ही बताई है। एक तो इतिहास क्या होता है, फिर अपन ने विक्रम संवत पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा ईसवी सन, और एक बात की अपन ने शक संवत। फिर अपन ने 2 बातें यहां की कि एक तो शिलालेख क्या होता है और एक ताम्र लेख क्या होता है। आगे देखो क्या कहते हैं। अब अपन बात करें तो सबसे पहले अपन चलो शुरू करते हैं प्रमुख राजवंश। क्या पढ़ेंगे? राजवंश। अब राजवंशों की यदि अपन बात करें तो राजवंश में पहला ही राजवंश अपन शुरू करते हैं आज, और अपन पढ़ते हैं बेटा चौहान राजवंश। क्या कहा जाता है? चौहान राजवंश कहा जाता है। सबसे पहले तो सर ये जो राजवंश आपने टॉपिक शुरू किया है ये कहां से आए, कैसे आए, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई? तो एक बात अपन और पढ़ें, यदि जो बेटा इतिहास विषय है, चाहे अपन इतिहास भारत की बात करें, चाहे अपन इतिहास विश्व की बात करें, चाहे अपन इतिहास राजस्थान की बात करें, और चाहे अपन इतिहास किसी व्यक्ति की बात करें, तो अलग अलग इतिहासकार बेटा अलग अलग मत बताते हैं। अब जैसे अपन एक बहुत ऐतिहासिक युद्ध हुआ था अपने राजस्थान में, जिसे क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। अब हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर अपने को कितनी तारीख मिलती है? 18 और 21 जून 1576। और जब पहले प्रश्न पूछा गया तो आरपीएससी डिपार्टमेंट के द्वारा ये दोनों ही ऑप्शन सही माने गए, क्योंकि जब पहले क्वेश्चन दिया उसने तो उसमें मान लिया उसने 21 जून 1576, क्योंकि और तारीख अलग बता दी उसने। जैसे हल्दी घाटी युद्ध हुआ, पहला ऑप्शन दे दिया 22 जून, दूसरा ऑप्शन दे दिया 17 जून, तीसरा ऑप्शन दे दिया 21 जून और चौथा ऑप्शन दे दिया 19 जून। तो अपन क्या करके आए? फिर दूसरी बार दिया तो उसमें 21 जून दिया ही नहीं उसने। अब क्या करें, किसको चैलेंज करें बताओ? तो बेटा एक बात के, एक तथ्य के ऊपर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत बताएंगे और उन्हीं को अपने को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। राजवंश की बात करें, राज का मतलब बेटा क्या होता है? शासन। क्योंकि आप आज तो अपन स्वतंत्र हैं, अपने को ये जो पढ़ने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, ये अपने किससे मिला है? भारत संविधान से तो मिला है कि आज अपन कहीं पर भी स्वतंत्रता का अपने को अधिकार है, अपन कैसे भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। और एक देश है अपने विश्व का जिसे नीदरलैंड कहा जाता है, वहां पर बेटा मरने का यानी स्वेच्छता से अपन मतलब कोर्ट से, न्यायालय से अपने को आदेश लेना पड़ता है जब किसी व्यक्ति का मतलब होता है ना कि कभी ऐसी बीमारी लग जाती है किसी व्यक्ति को कि जिसका कभी इलाज नहीं हो सकता, तो फिर वो न्यायालय से एक आदेश निकलवाता है, वहाँ से याचिका दायर करता है कि मुझे मतलब मैं जीने में असमर्थ हूँ और मुझे मतलब स्वेच्छता से मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन अपने भारत में नहीं है, और यदि ऐसा करता कोई पाया जाता है तो बिल्कुल एक दंडनीय अपराध है। अपने को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है। अब राजवंश की बात करें तो वर्तमान में तो अपना जो देश है बेटा गणतंत्र है, अपन स्वतंत्र है या नहीं है? उस समय क्या था कि राजा का शासन चलता था, क्योंकि प्राचीन में अपने राजा का शासन था। और अपना जो भारत देश का संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को अपने भारत देश का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो क्या हो गया था? अपने भारत देश में लागू हो गया था। अब अपन बात करते हैं चौहान सर कौन थे। पहले तो अपन यही बात करते हैं कि सर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सर इनकी क्या हुई? उत्पत्ति कैसे हुई? तो अपन 2 इतिहासकारों के मत पढ़ेंगे। 2 इतिहासकारों की यदि अपन बात करें तो 2 इतिहासकार कौन कौन आते हैं ये अलग अलग बात बताएंगे। नंबर 1 तो कहा जाता है किसके बारे में? चंद के बारे में। किसके बारे में बताया जाता है? चंद के बारे में बताया जाता है। और नंबर 2 की बात करें अपन तो नंबर 2 कौन आ जाता है? घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पिता में, और जिन्हें क्या कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड कहा जाता है। बिल्कुल, इस व्यक्ति ने भी एक सिद्धांत दिया
और इसने भी एक सिद्धांत दिया और बाकायदा अलग अलग पुस्तक में इन्होंने क्या किया हुआ है, बात का उल्लेख किया है। अपन बात करें चंद बरदाई के अनुसार, अपन बात करें कर्नल टॉड के अनुसार, तो पहले अपन किसको पढ़ेंगे, क्योंकि एक शासक हुआ था अपने अजमेर का ही, क्योंकि चौहान राजवंश की आगे बाद में शाखा पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपन श्योगिता, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसके बारे में पढ़ेंगे। जब उनको बंदी बनाकर गजनी अफगानिस्तान ले जाया गया था तो उनकी दोनों लाइटें फुड़वा दी गई थी, किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। फिर उसने बाण चलाया था 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट परमाण, और ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। जैसे बाण चलाया था तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु होगी, लेकिन जो मोहम्मद गोरी की वास्तविक मृत्यु है वो हुई थी बेटा 1206 ईस्वी में, अपन पढ़ेंगे भी। इनका एक ग्रंथ था, क्योंकि ये चंद बरदाई था जो अजमेर शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान भी था, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम मिलता है पृथ्वीराज रासो। हालांकि ये क्वेश्चन अब तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन जब पहले पहले पूछा जाता था तो बच्चों का हमेशा दिमाग यही रहता था कि पृथ्वीराज रासो, इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान द्वारा ही रचना की, क्योंकि नाम आ रहा था कौन सा, पृथ्वीराज रासो। लेकिन इसकी रचना किसने की थी, चंद बरदाई ने की थी। किसने की थी बेटा, अब आगे देखो इसके बारे में। ये जो चंद बरदाई था ये क्या बता रहा है अपने को, जैसे अपन बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है, राजस्थान राज्य है। कौन सा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य है। अब राजस्थान में भी यदि अपन बात करें तो यहां पर एक जिला पड़ता है जिसे कहा जाता है सिरोही जिला। सारा का सारा बेटा अपन प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, थ्योरिकल कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद अपन सारी की सारी चीज इतिहास को प्रैक्टिकली समझेंगे ताकि अपने समझ में आ जाए। पढ़ना और समझने में अंतर होता है। पढ़ना तो हाँ ठीक है, गा के पढ़ा दिया, बोले इसने ये बात बता दी उसने ये बात, अरे सर ठीक है मांग को तो काम होगा, समझ में आ गई। लेकिन आप तैयारी करने के लिए आए हो और तैयारी बढ़िया से कोचिंग यहाँ से करो, अच्छा लगता है, बेहतर, ऐसी बात नहीं, बहुत बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन यदि मतलब कहीं ना कहीं अपने को लगता है तो बेटा मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे इस कोचिंग में चाहे किसी और आपके मन में होगा ना तो छोटी कोचिंग ही, वो बड़ी कोचिंग में जा तो बेटा बड़ी तो चाहे थे अंतरिक्ष में जा तैयारी कर लो, बट एक कोचिंग है नहीं, वहां पे भी जाके तैयारी करोगे, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसी टीचर, हाँ टीचर मार्गदर्शक देगा, अच्छे अच्छे आपको बिल्कुल तथ्य बताएगा, सारी की सारी चीज़ बताएंगे, जो परीक्षा में पैटर्न पूछा जाता है, जो नहीं पूछा जाता, सारी की सारी बात बताई जाएगी। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में हो कि नहीं नहीं आ तो यार छोटी कोचिंग आ तो को बड्डी में चला, तो बेटा बड्डी कठिन चली जाओ, चाहे अंतरिक्ष में जार तैयारी कर लो थी। हालांकि वहाँ को कोचिंग नहीं है, अभी तक खोज नहीं पाए वैज्ञानिक, लेकिन यदि हो आपको पता चले तो वहाँ भी जाके तैयारी करोगे। लेकिन मेहनत किसको करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी भाई। जितनी मेहनत करोगे रिजल्ट वैसा ही आएगा। यदि थोड़ी मेहनत करोगे तो रिजल्ट वाले दिन फिर थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा आएगा। यदि अपन पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल लगन से मेहनत करेंगे, जो पढ़ाया जाता है और भी जो भी तथ्य बताए जाते हैं, जिस प्रकार बताए जाते हैं उनको समझेंगे, अध्ययन करेंगे और निरंतरता रखेंगे क्लास में, तो बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि जो लगने वाले उनके पास थोड़ा दिमाग बड़ा होता है या छोटा, दिमाग तो सभी में एक सही है, लेकिन वो टाइम पे काम कैसे कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन पढ़ाई में तो 0.1% यूज करते हैं अपने दिमाग को, और अपना दिमाग तो ऐसा है, इसमें ऐसी कला है, अपन सो रहे होते हैं कई बार, ऐसे अपन कई बार ब्रह्मांड की यात्रा कराते हैं, पूरे की पहली क्वार्टर की यात्रा कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि अपना दिमाग सोए हुए भी काम करता रहता है, और कंप्यूटर को तो यदि लाइट बंद कर दी जाए तो सारा का सारा मामला ऑफ हो जाता है, लेकिन अपने तो सोते हुए भी दिमाग काम करता रहता है। इसका मतलब मानव के दिमाग के जैसी कोई चीज़ है नहीं इस संसार में, लेकिन अपन यूज किस क्षेत्र में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। पढ़ाई में कर रहे हैं या कोई जैसे 2-3 विश्वविद्यालय अपने पूरे ब्रह्मांड के हैं, क्या आपका भी एडमिशन है उसमें, है या नहीं है? 3 विश्वविद्यालय अपने पूरे ब्रह्मांड के, एक तो व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुई, इंस्टा हुई, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश तो अपन क्या है कि उनका यूज़ करते हैं। तो चलो ऐसी बात नहीं है, यूज़ करना गलत बात नहीं किसी भी चीज़ का, लेकिन उसका यूज कहाँ तक कर रहे हैं अपन, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार अपन कुछ देखने योग्य बात देखते हैं, लेकिन वो तो देख ही नहीं पाते, 2-2 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं, अपने को टाइम का कोई पता नहीं रहता।
इन चीज़ों को बेटा अपने को क्या करना है, पढ़ाई में लेना है और मेहनत करनी है। मैं पहले बता चुका हूँ, कोचिंग से कहीं से कर लो, लेकिन जो नौकरी मिलेगी वो आपको अपनी मेहनत से मिलेगी। ठीक है, चलो अपन यहाँ बात करते हैं, तो धीरे धीरे बताते रहेंगे सारी की सारी विधियाँ। और अपन बात करें, जैसे ये राजस्थान है, अब ये बात पढ़ रहे हैं अपन चंद बरदाई के अनुसार। हालांकि कर्नल जेम्स टॉड इस बात को गलत मानता है, इतिहास भी गलत मानता है, इतिहास इनके मत को सही मानेगा। वो कैसे मानेंगे, कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बताएंगे। यहां पर बेटा एक ऋषि रहता था। क्या रहता था यहां पर? ऋषि रहता था, जिसका नाम था विशिष्ट विश्वामित्र वामदेव कहा जाता है। वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र क्या कहते हैं उसे? वामदेव कहते हैं। और यहां पर अपने सिरोही में ही एक पर्वत पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? आबू पर्वत कहा जाता है। बहुत बार सुना होगा आबू पर्वत का नाम। अरे राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। अब नहीं आता क्वेश्चन कि राजस्थान का शिमला किसे कहते, सभी को पता है। यहां पर एक ऋषि रहता, जैसे मानना कि ये एक ऋषि है, इस प्रकार बैठा है। गलत हुआ मामला। अपन बात करें इसके बारे में, तो जैसे अपन ने बात की थी कि इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान कहा जाता है। यहां पर एक बेटा पर्वत बताया, और उस पर्वत का नाम क्या बताया आपको? आबू पर्वत बताया। यहां पर एक ऋषि रहता था, और ऋषि का नाम क्या बता दिया? विशिष्ट ऋषि विश्वामित्र वामदेव कहा जाता है। अब ये ऋषि रहता था यहां पर, और कालांतर की बात है, जैसे जनश्रुति बता रहा है चंद बरदाई। अपन कुछ नहीं अपने मतलब पल्ले से बता रहे, ये बात बता रहे कौन? चंद बरदाई। आप कहोगे सर इस बात का उल्लेख किसमें? बिल्कुल पृथ्वीराज रासो पुस्तक में है। अब इसने बताया कि कालांतर में विशिष्ट ऋषि विश्वा, क्योंकि जनता पर, इस भूमि पर, ब्रह्मांड पर बेटा अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तो विशिष्ट ऋषि एक दिन हवन यज्ञ करवा रहे थे। क्योंकि कालांतर में जो ऋषि मुनि होते थे ना बेटा, वो बिल्कुल जो आगे घटना घटित होने वाली होती थी उनके ऊपर, उनके बारे में उन्हें पहले ही क्या रहता था, ऑलरेडी वो बता देते थे, भविष्यवाणी कर देते थे। हालांकि आज भी हैं 0.1%, लेकिन उस समय थोड़ा ज़्यादा थे, क्योंकि आजकल जैसे वातावरण हो गया वैसे ऋषि मुनि वीआईपी हो गए थोड़े। ऑनलाइन जमाना आ गया, बिगड़ती का नाम फैशन हो गया, बिगड़ती का नाम फैशन में बेटा गारंटी की इच्छा कतई नहीं हो सकती। सभी के परिवार, समाज, ब्रह्मांड, आसपास कहीं पर भी अपन देखें। अब विशिष्ट ऋषि एक दिन क्या था कि यज्ञ करवा रहा, जैसे मैं माना कि विशिष्ट ऋषि हूं, वो नहीं मानना है। ये एक क्या है? अपने आबू पर्वत है। क्या है? यह है आबू पर्वत है। मैं इस आबू पर्वत पर तपस्या कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर राक्षसों का क्या हो रहा है? जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका जो प्रभाव है बेटा बढ़ता जा रहा है। अब मैं हवन यज्ञ करवा रहा हूं, मैं अपने गायत्री मंत्रों का उच्चारण करवा रहा हूं, मैं इसमें पवित्र पवित्र वस्तुएं जैसे हवन सामग्री, घी इत्यादि डाल रहा हूं। ऊपर यहां पर एक राक्षस बैठा है, ये ले लो, राक्षस है। क्या है ये? है नहीं मानना है। अब मैं तो अपने गायत्री मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं, और इसने क्या किया कि इसमें कुछ अपवित्र 2 बूंद जिंदगी लिम्का, कुछ मांस हुई, हड्डियां हुई, मदिरा डालना शुरू कर दिया इस बंदे ने, क्योंकि ये यज्ञ संपन्न नहीं हो यार। यदि इस यज्ञ ये संपन्न होता है तो इसकी सबसे पहले यज्ञ यदि संपन्न हो जाता है तो इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ये निश्चित है। अब उसने क्या किया कि यहां पर बेटा हवन यज्ञ मैं करवा रहा हूं, मैं अपने गायत्री मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं, ऐसे मैं ऋषि हूं, और ये राक्षस क्या कर रहा है? इसमें हड्डियां और ऐसा मतलब पवित्र अपवित्र चीजें डालना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया कि इस यज्ञ के ऊपर अपने हाथ कर लिया इसे, और मैंने अपनी शक्ति के अनुसार अपने गायत्री मंत्रों का उच्चारण किया, और इसका वध करने के लिए 4 व्यक्ति पैदा हो गए इस अग्नि के कुंड से। ये क्या था बेटा? एक अग्नि का कुंड था। हवन यज्ञ करवा रहे थे, क्योंकि सृष्टि का निर्माण कितने तत्व करते हैं मिलकर? 5 तत्व करते हैं, आकाश, पानी, हवा, आग और पृथ्वी। आगे बात समझ में। अब अग्नि कुंड से मैंने बता दिया कि 4 व्यक्ति पैदा हुए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, जिसे क्या कहा गया? तो चंद बरदाई के अनुसार इन्होंने सिद्धांत दिया कि इनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है?
अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये बात किसने कही? चंद्रबरदाई ने। चंद्र नहीं है बेटा, वो चंद्रबरदाई है। अपन पढ़ते चंद्रबरदाई है, हालांकि मेरे को पता है, लेकिन ये सही नाम इसका क्या है? चंद्रबरदाई, जिसका मूल नाम पृथ्वी बटवलादी भी था, और भी इनका बहुत इतिहास अपन पढ़ेंगे। अग्निकुंड का सिद्धांत दे दिया कि किसने बताया कि इनकी जो उत्पत्ति है ये कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई। ये बात किसने कही? चंद्रबरदाई ने कही। कौन सी पुस्तक के अनुसार कही इसने? तो बेटा पृथ्वीराज रासो पुस्तक में। अब कितने व्यक्ति बताए मैंने? 4 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। कौन कौन से? तो यदि अपन बात करें, नंबर 1 आता है प्रतिहार, नंबर 2 आता है परमार, और नंबर 3 क्या आता है? सोलंकी, यानी जिसे बेटा क्या कहा गया आगे? चालुक्य भी कहा गया था। और नंबर 4 की बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता है? चौहान कहा जाता है। यहां पर भी क्या शुरू कर रहे थे अपन? चौहान राजवंश के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब ये जब 4 व्यक्तियों का जन्म हुआ, क्या नाम था? प्रतिहार, परमार, सोलंकी, और क्या कहा जाता है? ये बेटा यज्ञ के चारों ओर बैठ गए। आपने एक पंक्ति भी सुनी होगी इनके बारे में, जितने भी बेटा राजपूत हुए हैं, क्या कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन बिल्कुल वर्तमान में विपरीत है। नहीं तो वैसे राजपूत रहे, क्योंकि वातावरण ही नहीं रहा बेटा वैसा। क्योंकि प्राचीन काल में राजपूतों का यदि इतिहास अपन पढ़ेंगे, और पढ़ा भी जाता है अक्सर, आपने भी पढ़ा है, जब 10वीं 12वीं करके अपन आए हैं, जितना अपने को जरूरी था उतना अपन ने पढ़ लिया। वो उससे जो एग्जामिनर है उस जरूरत से ज्यादा पूछता है, तो उसके लिए अपने को और पढ़ना पड़ेगा। अब कहा जाता है कि रघुकुल रीत, ये सदा सदा से एक रीत चलती आ रही है राजपूतों के बारे में। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए, हम मर सकते हैं, हम मिट सकते हैं, लेकिन कभी अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रख सकते। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन कहे हुए वचन से कभी भी नहीं बदल सकते। अपन बात करें पन्नादाय के बारे में, अपन बात करें हाड़ी रानी शहल कंवर के बारे में, जिसने अपने पति ने उसने संदेश भिजवाया था कि मेरे को आपकी युद्ध में याद सताई जा रही है, जिसका नाम था हाड़ी रानी शहल कंवर। उसने जब पत्थर पढ़ा, उसको पता चला कि वो बेटी को बाप आज युद्ध कर भागो जड़ की, तो आज ही वो बोले मन याद आवे, और हो सकता है कि युद्ध में जीत नहीं पाए, तो उसने अपनी गर्दन कटवाकर बेटा जी स्वाभिमान के लिए त्याग दिया था, युद्ध मैदान में भिजवा दिया था। वो याद करें यदि अपन हाड़ी रानी कर्मावती, तो जो बेटा जी क्या किया था, उसने चित्तौड़गढ़ की रक्षा हेतु, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने हेतु उन्होंने क्या किया था कि जोहर में यानी कुंड में कूदकर भी अपने प्राणों को त्याग दिया था, जोहर किया था उन्होंने। ये भी अपन सारी की सारी चर्चा पढ़ेंगे। अब इसने वो 4 व्यक्ति बैठ गए इसके चारों ओर। ये हवन यज्ञ था, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान। उन्होंने इस यज्ञ की रक्षा। अब रक्षा करने के बाद फिर इस व्यक्ति का किया ट्रीटमेंट, वध किया इस व्यक्ति का, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। और उस दिन से उन्होंने अग्नि की शपथ ले ली, क्योंकि अग्नि को भी अपन देवता का रूप मानते नहीं मानते। बोले आज के बाद रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आजकल इसके विपरीत है। बोले रघुकुल रीत सदा चली आए, वचन जाए पर प्राण न जाए। समझ में आ रही है बात? ये बात तो किसने बताई? चंद्रबरदाई ने बताई। अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर? कर्नल टॉड के ऊपर। किनके बारे में अध्ययन करेंगे अब अपन? कर्नल जेम्स टॉड के ऊपर। और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा भी बेटा जी क्या किया गया था, इनके द्वारा भी 2 पुस्तकें लिखी गई थी। एक पुस्तक का नाम तो था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और एक पुस्तक का नाम था द ट्वेल्वरस वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अपन बात करें इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, क्या कहा जाता है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
और अपन किस राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं? बिहार का, राजस्थान का? राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। दूसरी पुस्तक इन्होंने क्या लिखी? द ट्रेवलर्स वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ऑफ क्या कहा जाता है? अब अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाए अपने से कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है इसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो अपन दैट सॉल्व बता सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी पुस्तक में मिलता है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक में मिलता है। कौन सी पुस्तक में मिलता है? और यदि पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टॉड की दो पुस्तकें, पहले तो ये अपने को याद रखना है कि एक की तो रचना हुई थी 1829 में और दूसरी की 1839 में हुई। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अब देखो, चंद बरदाई ने तो बता दिया कि जो राजपूत पैदा हुए वो अग्निकुंड से पैदा हुए। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं नहीं, यू आर रॉन्ग जेंटलमैन, ये गलत बात बता रहे हो आप। ये तो वास्तव में कहां से आए हैं? विदेशों से आए हैं। कहां से आए हैं यह तो? अब विदेशों का कंपैरिजन किस प्रकार किया? अपने यदि किसी और राज्य में चले जाएं, मतलब हरियाणा में चले जाएं अपन, या पंजाब राज्य में चले जाएं, चलो पंजाब की बात करते हैं। सिख कम्युनिटी है ज़्यादा, हर कोई, चाहे कोई सी कम्युनिटी का आदमी है, वो पगड़ी बांधता सिर पर, बड़ी बड़ी ऐसे दाढ़ी, मूंछ सर 3 बाई 6 का आदमी, ऐसा ही होता है। अपन दूर से पहचान लेते हैं कि नहीं वो आदमी सरदार है। अब कैसे पहचाना अपन ने? उनकी अपन बातचीत नहीं करें चाहे, लेकिन उसकी वेशभूषा देखी अपन ने। फिर अपन क्या गए कि पंजाब राज्य में गए, अपने मारवाड़ी आदमी राजस्थान, और वो भी जोधपुर जिले का, ऐसे बड़ी बड़ी मूंछ है, ऊपर ऐसे साफार, मतलब नीचे धोती, ऊपर कमीज, और ऐसे, मतलब देखने से पता चल रहा है कि आदमी मारवाड़ी है। तो अपने क्या कहा उस व्यक्ति को देखकर, यदि पंजाब राज्य में मिला तो अपन उसकी बातचीत से नहीं करें, अपन क्या कह दिया, अपन ने उसको पहचान लिया कि वो आदमी मांग का क्षेत्र को है। कैसे पहचाना उसको अपन ने? कैसे पहचाना? उसकी वेशभूषा से पहचाना। अब जैसे अपने हिंदुओं में, हिंदू राजपूतों में या हिंदू धर्म की बात करें तो अपने बहुत बड़ी एक परंपरा होती है कि सुबह उठने से पहले अपन सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। और फिर अपन बात करें जैसे घोड़ों की आज भी पूजा की जाती है, कलांतर में भी होती थी, और राजा बेटा जी युद्ध करते थे। सती प्रथा जैसे प्राचीन में बात करें तो राजपूतों के अंदर ये बहुत बड़ी प्रथा भी थी कि जब कि के पति की डेथ हो जाती, उसकी पत्नी को या तो स्वेच्छता से, क्योंकि यदि आज भी बात करें कि शादी की, विवाह की परिभाषा क्या होती है, वैसे आपको बताएंगे सारे के सारे रीति रिवाज, विवाह, शादी क्या होते हैं। तो चलो मैं शॉर्ट वे में बताता हूँ कि जब शादी होती तो अपन हवन यज्ञ के बैठे होते हैं, हवन यज्ञ, गायत्री मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है पंडित जी, और सीखने चाहिए अपने को गायत्री मंत्र, क्योंकि संस्कृत भाषा है तो कहीं गलत नहीं पढ़ दे, वो हो सकता है काल ने दूसरे कोई विपदा जाए अपने जीवन कमाई ने। तो क्या होता है कि उस समय विवाह की परिभाषा होती है कि आज के बाद, अग्नि को साक्षी मान लेते हैं अपन कि आज के बाद मैं तो इसके प्रति, ये मेरे प्रति वफादार रहने का प्रण लेते हैं, हम इसके अलावा किसी और को अपना पति और पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रथा थी, आज भी है। आज भी बात ऐसी नहीं है कि आज सर क्या विवाह कोई थोड़ा सा, बिल्कुल जमाना ऑनलाइन हो गया, लेकिन इतना भी नहीं हुआ जितना अपन माने, अपनी परंपरा तो वही है। अब पहले क्या था, महिला बेटा, जैसे किसी महिला की पति की मृत्यु हो जाती युवा अवस्था में, तो उस महिला को युवा अवस्था में 18-20 साल की आयु में ही क्या करना पड़ता था, उसके शव के साथ, और बेटा जीते जी अपने प्राणों को त्यागना पड़ता था, उसको भी साथ में ही जला दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि आप नहीं कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और भी नहीं तो कोई और सही, वो तो है आजकल का जमाना। लेकिन प्राचीन में ऐसा नहीं था, और नहीं आप ही सही, आप नहीं रहे इस दुनिया में तो हमें भी जी के क्या करना। तो वो क्या करती थी बेटा, उसकी चिता पर ही बैठकर उसको भी साथ में जला दिया जाता था। आज तो नहीं, क्योंकि सती प्रथा प्रतिषेध निवारण अधिनियम आया था 1987 के तहत। किनके बच्चे? तो बच्चे कुछ नहीं, बच्चे आगे उनकी मतलब उत्तराधिकारी नियुक्त हो जाते थे। यदि महिला गर्भवती है, ये भी शर्त होती है, यदि महिला गर्भवती ना, जब 2 जीवों वाली कहते हैं, जब महिला फिर गर्भवती होती है तो हूंस गीत गाती है, जिसमें वो भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब भोजन खाने का उसका मन करता है, केरी की सब्जी, ऐसा कुछ
वर्ण सुन लो बात, जब महिला गर्भवती होती थी तो उस समय सती नहीं होती थी। वो बच्चे को जन्म देने के बाद और फिर वो सती उसकी पगड़ी के साथ या उसके किसी राजकीय चिन्ह के साथ या वस्त्र के साथ सती होती थी। और कई बार ऐसा है कि जब वो गर्भवती हुई, बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा भी जन्म होते बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, फिर वो बच्चे के अपने मतलब उसको कहते थे मां सती, जो अपने बच्चे के साथ सती हो जाती। ऐसी ऐसी परंपराएं भी थी। लेकिन यदि मतलब उनके औलाद है, संतान है, जैसे किसी पहले ऐसा था, आजकल तो बेटा देखो आत्महत्या का करार दिया जाता है उसको, बीएनएस की धारा 309 के तहत आत्महत्या, क्योंकि सजा मिलती बिल्कुल दंडनीय अपराध है। अपन मर नहीं सकते, केवल जीना है अपने को, मरते दम तक भी जीना है। जब कयामत का समय चल रहा होता है ना, कयामत का मतलब अंतिम सांस चल रही होती है, अपने को पता है कि अब आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला है, ऐसे पवेलियन जाने वाले हैं अपन, तब कयामत होती है अपने हर आदमी की होती। चलो मिले तो नहीं अक्सर मौत को, लेकिन जिस दिन होगी खूबसूरत ब्यूटीफुली होगी मौत, तो सभी की होती है, अपने कोई अकेले थोड़ी होगी। लेकिन उस समय क्या था कि फिर आज वर्तमान में बेटा ऐसा कहीं पर भी परंपरा नहीं। अब सती प्रथा थी, जौहर प्रथा थी, जब कोई राजा पर आक्रमण हो जाता, जब राजा मारा जाता तो केसरिया होता, फिर महिला स्वाभिमान को त्यागते हुए, ऐसे नहीं कि ये नहीं एक दो चलो कोई बात नहीं और सही, ऐसा नहीं था, ये ही सही हमारे लिए। तो फिर वो क्या करती, अग्नि में कूद कर या जल में कूद कर अपने प्राणों को त्याग देती थी। तो कर्नल जेम्स टॉड बेटा ये जब जैसे विदेश से आया तो इसने एक जाति मध्य, अपना जो महाद्वीप है भारत देश है, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप का जो मध्य एशिया का पार्ट है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना, वहां पर दो देश पड़ते हैं, एक तो इराक और दूसरा कौन सा पड़ता है, ईरान देश कहा जाता है। इराक ईरान के अंदर कुछ जातियां पाई जाती थी, शक, सीथियन, कुषाण, हूण। अब जैसे वो वहां से आ रहा था, जैसे मैं आपके बीकानेर जिले में आया, मैं सत्तरगढ़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो हमारे पंजाब का ऐसे मतलब गंगानगर जिले का ऐसे पंजाबी कल्चर है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी लोग तो ऐसे लगता है मेरे को पंजाब से आकर बसे हैं। क्यों कहा मैंने, क्योंकि उनकी विशेषता देखी। जैसे मैं बीकानेर में आया तो दो चार परिवार मेरे को फिर पंजाबी मिले, मैंने ये कह दिया कि ये लोग गंगानगर से आए हुए हैं। अब इसी प्रकार कर्नल जेम्स टॉड जब आ रहा था विदेश से, तो उसका जातियों से संपर्क को भ्रमण किया, उसने यात्रा की, तो उसने भ्रमण किया तो उसने देखा कि यहाँ तो लोग असाम दाम दंड भेद स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, मतलब गर्दन को झुका नहीं सकते, कटवा सकते हैं वो अपने स्वाभिमान के लिए। ऐसा ऐसा राजपूतों में स्वाभिमान था। जौहर प्रथा, सूर्य की उपासना करना यानी सूर्य को भगवान मानना। अब जैसे वो राजस्थान में प्रवेश हुआ उसने आकर देखा यहाँ पर भी वैसी परंपरा। उसने कहा वो चंद बरदाई फेंके हैं, वो फेंकोलॉजी है सारी की सारी, ऐसा नहीं है राजस्थान में। जो राजपूत हैं वास्तव में वो विदेशों से आई सख, सीथियन, हूण, कुषाण जाति के जो वंशज हैं राजस्थान में, वही क्या कहलाए हैं, राजपूत कहलाए हैं। कितने मत मिले अपने को, 2 मत मिले। तो इन्होंने कौन सा मत दिया था बेटा, कौन सा सिद्धांत दे दिया था इन्होंने दिया विदेशीय सिद्धांत। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहां से आए हैं, उधर नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। तो अपन टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे कि चौहान राजवंश अपन अध्ययन करेंगे। तो चौहान राजवंश की सबसे पहले अपन ने पढ़ी बेटा पृष्ठभूमि, अभी उनके बारे में अपन ने जानकारी ली कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कितने व्यक्तियों को पकड़ा अपन ने, 2 व्यक्ति अपन ने पढ़े, एक तो चंद बरदाई और दूसरा चंद बरदाई ने कौन से ग्रंथ की रचना की, और कर्नल जेम्स टॉड ने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और इधर द ट्रेवलर्स वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ। बेटा ट्रेवलर्स क्या होता है, वेस्टर्न क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, ईस्ट वेस्ट दिशाएं होती है ना, तो वेस्टर्न का मतलब क्या हुआ, पश्चिम या पूर्व, पश्चिम। राजपूत का मतलब तो राजपूतों का स्टेट, राज्य। इंडिया का मतलब क्या हुआ, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, भारत के एक पश्चिम राज्य की इसने क्या की थी, और भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, राजस्थान। थोड़ा सा आपको यह भी परिदृश्य दिखा देते हैं, यदि अपन बात करें तो जिस प्रकार ये भारत है इस प्रकार है, तो यहीं पर बेटा कौन सा राज्य स्थित है अपने, तो यदि अपन बात करें राजस्थान राज्य, ये भारत की उत्तरी दिशा, ये भारत की पूर्वी दिशा, ये भारत की दक्षिणी दिशा और ये भारत की वेस्टर्न दिशा।
आगे बात समझ में। तो ये बेटा इसने कह दिया कि मैंने पश्चिमी भारत के एक राज्य की यात्रा की, जो किनका स्टेट बताया इसने, राजपूतों का स्टेट बताया, और इसने बताया इसने घोड़े पर बैठ के यात्रा की। किस पर बैठकर यात्रा की? घोड़े पर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कौन सा बाबा? अरे कौन सा बाबा कहते हैं? घोड़े वाला बाबा कहते हैं। अब घोड़े पर बैठकर यात्रा की तो घोड़े वाला, और यदि बेटा गधे पे बैठ के करता, ऊंट पे बैठ के करता, तो अपन उसी प्रकार की संज्ञा देते। लेकिन इसने किसको यूज किया था? घोड़े का यूज किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहते हैं। किसको कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। बात नहीं आई समझ में? लेकिन जो अपने राजस्थान इतिहास के अनुसार बिल्कुल इन्होंने सिद्धांत दिया, किसने? चंद बरदाई ने। लेकिन उसको बेटा जी राजस्थान इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य नहीं बताया जाता। इसने बताया कि जो सर्वमान्य सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, ये तो वास्तव में कहां से आई हुई जातियां हैं? मध्य एशिया, इराक, ईरान से आई हुई जातियां हैं, क्योंकि उसने उनकी विशेषता का कंपैरिजन किया था। जैसे अपने राजस्थान में त्योहार मनाए जाते थे, वैसे उनके सेम त्योहार थे। जैसे अपने यहाँ पर प्रथाएं थी, वैसे उनकी वहां पर प्रथाएं थी। जैसे अपने रीति रिवाज थे यहाँ पर, वैसे उनके रीति रिवाज थे। जैसे अपना पहनावा था, वैसा ही उनका पहनावा था। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या कर दी? इस बात की पुष्टि कर दी कि वास्तव में जो मेरे अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई, वो कहां से हुई है? विदेशों से आई हुई सक्सीथियन जाति से हुई है। बेटा बात समझ में आई नहीं है? आगे के तन आगे समझ में कहीं समझ में आई? तेरे बात बता पहले करना क्लोज। हाँ जी